हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मूवीज स्टोरीज एक्सप्लेनेशन। आज हम आपके लिए लाए हैं साल 2022 में रिलीज हुई फिल्म जिसका नाम है द स्विमर्स। इस मूवी में आप देखेंगे यूसरा मर्दीनी को, जो कि एक सीरियन स्विमर होती हैं। कैसे उन्हें अपना कंट्री सीरिया सिविल वॉर के वजह से छोड़ना पड़ता है अपनी बहन सारा मर्दीनी के साथ। और इस फिल्म की स्टोरी यूसरा मर्दीनी की रियल लाइफ स्टोरी पर ही बेस्ड है। इस फिल्म में यूसरा मर्दीनी की रियल लाइफ स्टोरी दिखाई गई है। मूवी की स्टार्ट में दो बहनों को स्विमिंग प्रैक्टिस करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें छोटी बहन का नाम यूसरा मर्दीनी और बड़ी बहन का नाम सारा मर्दीनी होता है। इन दोनों बहनों के कोच इनके पिता ही होते हैं और उनका नाम होता है इज्जत मर्दीनी। प्रैक्टिस के बाद दोनों बहनें अपने घर जाती हैं तो देखती हैं कि उनकी फैमिली ने यूसरा, जो कि छोटी बहन है, उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी होती है, क्योंकि आज यूसरा का बर्थडे होता है। यूसरा देखती है कि उसके सारे फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स यूसरा के आते ही हैप्पी बर्थडे सॉन्ग गा रहे होते हैं। यूसरा की फैमिली में यूसरा के फादर, मदर, यूसरा की एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन होती है। मतलब यूसरा के परिवार में टोटल 5 लोग होते हैं और बाकी सब उसके रिलेटिव्स होते हैं। घर में सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी यूसरा की मॉम देखती हैं कि सारा, जो कि बड़ी बहन है, वो इंटरनेट पे वीडियो देख रही होती है। वो देख रही होती है कि उनके कंट्री सीरिया में धीरे धीरे कैसे सिविल वॉर बढ़ रहा है और ये साल होता है 2011। लेकिन मॉम के बुलाने पर सारा भी पार्टी में आ जाती है और वो भी सब लोगों के साथ एंजॉय करने लगती है। तभी यहाँ पर इनके फादर, जिनका नाम इज्जत मर्दीनी होता है, वो बोलते हैं कि मुझे अपनी तीनों बेटियों पे बहुत गर्व है। ये तीनों बहुत बड़ी स्विमर्स बनेंगी और ओलंपिक्स में जाके मेडल जीतेंगी और मुझे बहुत खुशी है कि मैं इनका कोच हूँ। और यहाँ से पता चलता है कि ओलंपिक्स में जाने का सपना इनके फादर का होता है। इनके फादर भी बहुत अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी और मिलिट्री ज्वाइन करने के वजह से इनका स्विमिंग करियर पीछे छूट जाता है और इसीलिए ये चाहते थे कि इनका सपना इनकी बेटियां पूरा करें। और इसके बाद दिखाया जाता है कि 4 साल बीत गए और साल होता है 2015। दोनों बहनों को दिखाया जाता है कि वो नाइट क्लब में डांस कर रही हैं, पार्टी कर रही हैं और पार्टी करते वक्त वो देखती हैं कि उनके शहर पर बॉम्ब गिर रहे हैं, लेकिन वो लोग ज्यादा रिएक्ट नहीं करते, जैसे कि ये नॉर्मल है। और यहाँ पता चलता है कि इनकी कंट्री चारों तरफ से सिविल वॉर में घिर चुकी है। हर तरफ शहर में सोल्जर्स तैनात होते हैं। यहाँ पर रहना और लोगों के लिए सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ पर सारा कहती है कि हमें अपनी लाइफ खुल के जीनी चाहिए और इसके लिए हमें कुछ रूल भी तोड़ना पड़े तो वो चलता है। लेकिन यूसरा की सोच ऐसी नहीं थी। यूसरा, जो कि छोटी बहन होती है, वो स्विमिंग के लिए पूरी तरीके से डेडिकेटेड होती है। हालांकि उसके अगल बगल में शहर की हालत पूरी तरीके से खराब होती है, लेकिन वो अपनी स्विमिंग प्रैक्टिस नहीं छोड़ना चाहती होती। यहाँ पर पार्टी करने के बाद इन दोनों की फ्रेंड, जिसका नाम हाला होता है, वो इन दोनों बहनों को घर छोड़ देती है। फिर इसके कुछ दिनों बाद सारा को पता चलता है कि इनकी दोस्त हाला जर्मनी चली गई है और वो वहाँ से फैमिली रियूनियन के लिए अप्लाई करेगी तो उसके फादर मदर भी जर्मनी चले जाएंगे और वो लोग इस वॉर वाले इलाके से बाहर निकल जाएंगे। और वो ऐसा इसलिए कर पाई होती है क्योंकि उसकी उम्र 17 साल होती है और ये रूल होता है कि जिन लोगों की उम्र 17 साल से कम है वो अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं और यही रूल इनकी फ्रेंड हाला ने अपनाया होता है। घर आने के बाद सारा अपने फादर को बताती है हाला के बारे में और वो ये भी बताती है और वो ये कहती है कि मैं और यूसरा, हम दोनों भी रेफ्यूजी बनकर बॉर्डर क्रॉस करते हुए जर्मनी पहुंच जाएंगे और वहां से फैमिली रियूनियन के लिए अप्लाई कर देंगे तो वो लोग आपको भी बुला लेंगे। और यूसरा की एज 17 साल होती है। तभी सारा ने ये प्लान बनाया होता है, लेकिन उसके फादर इस बात के लिए साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं मैं तुम दोनों को अकेले कहीं नहीं जाने दूंगा। फिर इसके बाद वो यूसरा को स्विमिंग प्रैक्टिस के लिए ले जाते हैं और जब यूसरा प्रैक्टिस कर रही होती है तभी यहाँ बाहर बॉम्बिंग शुरू हो जाती है और एक बॉम्ब स्विमिंग पूल के अंदर गिरता है और वो यूसरा के एकदम सामने ही गिरता है। यूसरा उसे देख के पूरी तरीके से घबरा जाती है, वो डर जाती है, लेकिन वो तो यूसरा की किस्मत अच्छी थी कि वो बॉम्ब ब्लास्ट नहीं होता और यूसरा की जान बच जाती है। घर आने के बाद यूसरा अपने फादर को बताती है कि निसार भी जर्मनी जा रहा है। निसार इनका कजन होता है। फिर इनकी मॉम बोलती है कि वो इनका भाई है, वो इनका अच्छे से ध्यान रखेगा। तो ये सुन के उसके फादर फिर इन तीनों को जर्मनी भेजने के
के लिए मान जाते हैं। फिर इनके फादर इन तीनों को कुछ पैसे देते हैं, क्योंकि ये लोग रेफ्यूजी की तरह जा रहे थे तो इनको पैसे की जरूरत तो पड़नी ही थी। इनके फादर यूसरा को उसके जीते हुए मेडल्स देते हैं और बोलते हैं कि तुम वहां पहुंच के लोगों को बताना कि तुम अपने देश के लिए तैरती हो। सारा और यूसरा दोनों बहनें निकल पड़ती हैं अपनी आजादी की तरफ, अपना सपना पूरा करने की तरफ। ये तीनों लोग एयरपोर्ट आते हैं और यहाँ से इस्तांबुल के लिए फ्लाइट ले लेते हैं। और फ्लाइट टेक ऑफ होने के बाद इनको एहसास हो जाता है कि अब हम लोग रेफ्यूजी बन गए हैं। इस्तांबुल टर्की पहुंचने के बाद ये तीनों एक रेफ्यूजी सेंटर में जाते हैं और वहां से लेस्बोस जाने के लिए रास्ता निकालते हैं। फिर निसार को एक आदमी मिलता है और वो इन्हें बताता है कि मैं आप लोगों को बोट के जरिए लेस्बोस पहुंचा दूंगा। यूसरा बताती है कि हमारे फादर ने वार्न किया था कि बाय बोट मत जाना, वो रास्ता बहुत डेंजरस होता है। तब निसार बताता है कि अगर हम लोग बल्गेरिया तक पैदल जाएंगे तो वो बहुत लंबा होगा, बहुत टायरिंग होगा। फिर ये तीनों मान जाते हैं कि ये लोग आसान रास्ते से जाएंगे। फिर वो आदमी इन तीनों को एक बस में बैठा देता है और 10 घंटे लंबे ट्रेवल के बाद ये लोग एक जगह पर पहुंचते हैं। वहां पर वो आदमी इन सबको बस से उतारता है और बताता है कि हम लोग यहाँ से बोट के जरिए जाएंगे ग्रीस तक। ये तीनों वहां और लोगों से भी मिलते हैं जो लोग सोमालिया, अफगानिस्तान, एरिट्रिया जैसे देशों से आए थे। वो लोग भी जाना चाहते थे। स्वीडन, जर्मनी, यूके, उन सबके अपने अपने रीजंस थे। सारा वहां पर एक ईडन नाम के लड़के से दोस्ती करती है जो कि अफगानिस्तान से आया होता है और वो भी जर्मनी जाने की प्लानिंग कर रहा होता है। जिस आदमी ने इनसे पैसे लिए थे वो इनके लिए बोट लेकर आ गया होता है, लेकिन बोट की हालत बहुत खराब होती है और उसका इंजन भी अच्छे से काम नहीं कर रहा होता। लेकिन ये सब करते भी क्या, इनकी भी मजबूरी थी और इन्हें फिर उसी बोट पर बैठना पड़ता है और इसी खराब नाव के जरिए इन्हें मेडिटेरेनियन सी को पार करना होगा। वो लोग इन सबको नाव पर बैठाते हैं और नाव को स्टार्ट करके छोड़ देते हैं। मतलब इन सब लोगों को अपनी आगे की जर्नी खुद ही तय करनी होगी। यूसरा बोट में बैठे हुए लोगों से पूछती है कि आप में से किन किन को तैरना आता है, तो उसमें से बहुत कम लोगों को ही तैरना आता होता है। तो यूसरा बोलती है कि आप लोग एक एक आदमी को चुन लीजिए और मुसीबत के वक्त आप उनकी मदद करेंगे। और इनकी बोट जब थोड़ा आगे आ जाती है तो उसके बाद उसमें लहरों का पानी भरने लगता है और बोट का इंजन भी बंद हो जाता है। फिर सारे लोग परेशान हो जाते हैं, सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे। और बोट में पानी भी भर रहा होता है लहरों का, तो ये लोग हाथ से पानी निकाल रहे होते हैं। फिर ये सब लोग बोलते हैं कि हमें बोट का वजन कम करना होगा वरना ये बोट पानी में डूब जाएगी। तो ये लोग कहते हैं कि जो भी सामान ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसे पानी में फेंक दो। तो सब लोग अपना गैर जरूरी सामान पानी में फेंकने लगते हैं और यूसरा को भी मजबूरी में आकर अपने मेडल्स तक को पानी में फेंकना पड़ता है जिनको उसने कई चैंपियनशिप्स में जीता होता है। लेकिन इससे भी काम नहीं चलता, इनकी बोट डूब ही रही होती है। तो सारा जो कि बड़ी बहन होती है वो डिसाइड करती है कि वो बोट से उतर जाएगी और वो तैरते हुए ग्रीस तक जाएगी। तो वो एक रस्सी को अपनी लाइफ जैकेट से बांधती है और पानी में कूद जाती है। और फिर यूसरा भी यही करती है, वो भी अपने लाइफ जैकेट में रस्सी बांधकर पानी में कूद जाती है। उसके बाद बोट थोड़ा बैलेंस होती है और वो लोग ट्राई करते हैं तो इंजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन ये दोनों बहनें बोट पर नहीं आती और ये लोग यहाँ से तैरते हुए ही ग्रीस तक जाते हैं, वो भी पूरी रात। और सुबह होने पर ये लोग ग्रीस पहुंच जाते हैं। सारा के सेल्फलेस नेचर ने और यूसरा के अपनी बहन के प्रति प्यार ने बहुत सारे लोगों की जान बचा ली होती है। ये लोग यहाँ से पैदल आगे चलने लगते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि हजारों लाइफ जैकेट्स पड़े होते हैं, जिससे पता चलता है कि हजारों रेफ्यूजीज ऐसे ही स्ट्रगल करते हुए समुद्र के रास्ते से यहाँ तक आए होंगे, जैसे कि आज ये दोनों बहनें आई। यहाँ पहुँचने पर इन लोगों को यूनिसेफ के वर्कर्स मिलते हैं जो कि इन लोगों को जरूरत का सारा सामान देते हैं। दिखाया जाता है कि इन सारे रेफ्यूजीज में भी अच्छी दोस्ती हो गई होती है। यहाँ पर एक शदा नाम की भी औरत होती है जो बताती है कि मैं एरिट्रिया से आई हूँ। तो यूसरा उसे बताती है कि मेरा
मेरा सपना भी है कि मैं रियो ओलंपिक्स में जाऊं और वहां अपनी कंट्री सीरिया को रिप्रेजेंट करूं। फिर ये सब लोग यहाँ से आगे पैदल चलना शुरू कर देते हैं तो इन्हें रास्ते में एक आदमी मिलता है। वो इन्हें हेल्प ऑफर करता है और बोलता है कि मैं आप लोगों को हंगरी बॉर्डर सेफली क्रॉस करवा दूंगा। वो इनसे पैसे लेता है, इन सबको गाड़ी में बैठाता है और थोड़ा आगे ले जाने के बाद इन सबको जंगल में उतार देता है और इन्हें छोड़ के चला जाता है। ऐसे लोगों के लिए रेफ्यूजीज इजी टारगेट होते हैं क्योंकि वो जानते होते हैं कि रेफ्यूजीज बॉर्डर को सेफली क्रॉस करने के लिए ज्यादा पैसा देने को तैयार रहेंगे। ये सब लोग यहाँ जंगल में ऐसे ही फंस जाते हैं। तभी यहाँ पर एक लेडी आती है और वो इन्हें हेल्प ऑफर करती है और इनके पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता तो फिर इन्हें उस लेडी से हेल्प लेनी पड़ती है और वो एक आदमी का $800 चार्ज करती है, लेकिन मजबूरी में इन्हें देना पड़ता है। लेकिन ये लेडी इन तीनों को और बाकी सारे रेफ्यूजीज को भी सेफली बॉर्डर क्रॉस करवा देती है। हंगरी पहुंचने के बाद ये लोग एक गराज में रुके होते हैं और वहां पर एक वर्कर यूसरा की इज्जत लूटने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारा पीछे से आ जाती है और वो दोनों बहनें मिलकर इसको भगा देती हैं यहाँ से। यूसरा की उम्र अभी खाली 17 साल होती है और उसे इन सब परेशानियों से गुजरना पड़ता है। यहाँ से इन लोगों को एक ट्रक जर्मनी ले जा रहा होता है, लेकिन यूसरा उसमें जाने से मना कर देती है। वो दोबारा किसी पर भरोसा नहीं करना चाहती थी और निसार और सारा भी यूसरा का साथ देते हैं और ये तीनों उस ट्रक में नहीं जाते। ये तीनों एक होटल में रुकते हैं और तभी निसार को कहीं से पता चलता है कि एक बस रेफ्यूजीज को जर्मनी लेकर जा रही है। फिर ये तीनों भाई बहन उसी बस में बैठ जर्मनी सेफली पहुंच जाते हैं। जर्मनी पहुंचने के बाद यूसरा, सारा और निजार तीनों लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं रेफ्यूजी सेंटर में। यहाँ पर ये लोग टीवी पर सीरिया में बॉम्बिंग की खबर देखते हैं और सारा सोचती है कि मैं कैसे लोगों की मदद कर सकती हूँ और यूसरा ओलंपिक्स में जाने के बारे में सोचती है। फिर ये दोनों यहाँ पर एक स्विमिंग क्लब ढूंढ लेती हैं और यहाँ के कोच जिनका नाम स्वेन होता है उनसे बात करती हैं। ये लोग स्वेन को बताती हैं अपने टाइमिंग्स के बारे में कि ये लोग कितनी जल्दी एक लैप पूरा कर लेते हैं और स्वेन फिर इनकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है और वो इनको एक चांस देने के लिए तैयार हो जाता है। यूसरा अपने आप को यहाँ प्रूफ करती है। फिर स्वेन इनको ट्रेनिंग देने के लिए मान जाता है। यूसरा स्वेन से बोलती है कि मुझे ओलंपिक्स में जाना है और वो स्वेन से रिक्वेस्ट करती है कि स्वेन सीरियन नेशनल टीम से कांटेक्ट करे और उनसे कहे यूसरा के बारे में। स्वेन कॉन्फिडेंट नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, लेकिन वो यूसरा के कॉन्फिडेंस से काफी इम्प्रेस्ड था। उसने दोनों बहनों को रहने के लिए एक जगह दी होती है ताकि दोनों बहनें अपने स्विमिंग करियर पे अच्छे से फोकस कर पाएं। सारा जो कि बड़ी बहन होती है उसे जल्दी ही एहसास होता है कि वो स्विमिंग के लिए नहीं बनी है। उसको स्विमिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं होता और वो स्विमिंग करना छोड़ देती है और वो ये सोचने लगती है कि उसे क्या पसंद है और वो अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहती है। फिर सारा को ये पता चलता है कि यूसरा फैमिली रियूनियन के लिए अप्लाई नहीं कर सकती क्योंकि 3 महीने बाद यूसरा 18 साल की हो जाएगी और इस काम के लिए कम से कम 6 महीने की जरूरत होती है। और सारा ये जानकर टूट जाती है क्योंकि इन दोनों बहनों ने ये सारी मुश्किल इसीलिए झेली थी ताकि यहाँ आने के बाद ये लोग फैमिली रियूनियन के लिए अप्लाई कर देंगे तो इनके पेरेंट्स और इनकी छोटी बहन सेफली जर्मनी आ जाएगी। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता था और वो यहाँ रियलाइज करती है कि रेफ्यूजीज के लिए लाइफ कितनी मुश्किल होती है। कोई उनकी कंडीशन के बारे में परवाह नहीं करता। और इसी बीच स्वेन यूसरा के साथ एक इंफॉर्मेशन शेयर करता है। वो यूसरा को बताता है कि तुम्हारा नाम कंसिडर किया जा रहा है इस बार स्पेशली बनी टीम रेफ्यूजी में। लेकिन यूसरा ये जानकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती क्योंकि वो अपनी कंट्री सीरिया को रिप्रेजेंट करना चाहती थी, ना कि किसी टीम रेफ्यूजी को। फिर सारा यूसरा को समझाती है कि तुम्हें अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए, जो भी तुम्हें चांस मिल रहा है ओलंपिक में जाने का उसे ले लो। फिर यूसरा स्वेन को बता देती है कि वो टीम का हिस्सा बनना चाहती है और फिर स्वेन उसकी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। दिनों तक, हफ्तों तक वो रुकती नहीं जब तक कि वो अपना बेस्ट ना दे देती और ऐसे ही मेहनत करते करते यूसरा रियो ओलंपिक्स के लिए तैयार हो जाती है। और सारा अपने बाल काट देती है और वो यूसरा को बताती है कि वो लेस्बोस में एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करेगी जो कि रेफ्यूजीज को बेसिक जरूरतों का सामान प्रोवाइड करवाती है। सारा ब्राजील
में रियो ओलंपिक्स में आती है यूसरा को सपोर्ट करने। यूसरा अपने फादर का सपना पूरा करने जा रही थी, लेकिन उसी टाइम पर उसे थोड़ा गिल्ट होता है जब दूसरे एथलीट्स ये बात कर रहे होते हैं कि रेफ्यूजी टीम कुछ नहीं है, बस वो एक दया के वजह से यहाँ पर है, बाकी उनमें कोई टैलेंट नहीं है। लेकिन उसने इन सब बातों पे ध्यान नहीं दिया और जब उसने तैरना शुरू किया तो सबकी नजर खाली उसी पर थी, क्योंकि वो सबसे तेज तैर रही थी और अपने ग्रुप में सबसे आगे वही थी। और इस तरह यूसरा ओलंपिक्स में जीत जाती है और स्वेन को भी यूसरा पे बहुत प्राउड होता है, उसे बहुत गर्व होता है यूसरा पर। और फिर ये दोनों बहनें बहुत खुश हो जाती हैं कि आखिरकार इन्होंने अपने सपने को पूरा कर ही लिया। और आज के समय में यूसरा जर्मनी में रहती है और उसके पेरेंट्स भी सीरिया से निकल आए होते हैं और अब वो लोग भी उसके साथ ही रहते हैं और सारा लेस्बोस में रेफ्यूजी सेंटर में काम कर रही है। दोस्तों, ये कहानी यूसरा मर्दीनी और सारा मर्दीनी की रियल लाइफ कहानी है। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा और उसी से आपको हमारी अगली वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में पता चलेगा।